नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। कुछ नई जानकारियों के आज के सेशन में हम देखेंगे भारत की शास्त्रीय भाषा। भारत की शास्त्रीय भाषा। तो हम यहाँ पे शास्त्रीय भाषा के सेशन में देखेंगे कि शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि शास्त्रीय भाषा किसी भी भाषा को प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के जो आपके कुल 22 भाषाएं हैं जिनका व्याख्या 8वीं अनुसूची में किया गया है, उनमें से किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि शास्त्रीय भाषा के लाभ क्या क्या हैं, कि अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाए तो उससे लाभ क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले कि शास्त्रीय भाषा कहते किसे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि शास्त्रीय भाषा ऐसी भाषा होती है जिनका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो, साहित्य ग्रंथ एवं वक्ताओं की प्राचीन परंपरा हो और साहित्यिक परंपरा का उद्भव दूसरी भाषा से न हुआ हो। तो यहाँ पे ओवरऑल कहा जा रहा है कि शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं। तो ऐसी भाषा जिसका इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो और इस भाषा का उद्भव किसी अन्य भाषा से न हुआ हो और प्राचीन ग्रंथ इतिहास इन भाषाओं में लिखे हुए मिलते हैं, उन भाषाओं को हम शास्त्रीय भाषा के नाम से जानते हैं। आगे कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्धारित मापदंड है। तो यहाँ पे हम देखें कैसे किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। इसके लिए सरकार ने क्राइटेरिया क्या डिसाइड कर रखा है। तो यहाँ पे कुल 3 से 4 क्राइटेरिया हैं, देखते हैं उनके बारे में। सबसे पहले है आपका कि उस भाषा में लिखित आरंभिक ग्रंथों का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो, पहला क्राइटेरिया है। दूसरा है कि संबंधित भाषा में प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसे उस भाषा की बोलने वाली पीढ़ी अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार करती हो। उसके बाद तीसरा है कि उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए जो किसी अन्य भाषाई समुदाय से न ली गई हो। यहाँ पे ये कहा गया है कि उस भाषा से वह जो भाषा है वह किसी अन्य भाषा से उत्पत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए। और अगला कह रहा है कि शास्त्रीय भाषा और उनका साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए शास्त्रीय भाषा और उसके पर्वतीय रूपों में विच्छिन्नता हो सकती है। तो यहाँ पे कुल 4 क्राइटेरिया है। पहला कह रहा है कि उसका इतिहास लगभग 1500 से 2000 वर्ष का पुराना होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि वह भाषा बोलने वाली पीढ़ियों की अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार करती हो। तीसरा कह रहा है कि इसका उद्भव किसी अन्य भाषा से न हो। और उसके बाद चौथा कह रहा है कि शास्त्रीय भाषा और उसके परवर्ती रूपों में विच्छिन्नता हो सकती है। बेसिक तौर पे यहाँ पे कि शास्त्रीय भाषा और साहित्य जो है आधुनिक भाषा के साहित्य से भिन्न हो। जो वर्तमान समय की साहित्य है और उस समय की जो भाषा की साहित्य उससे क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। तो इन 4 क्राइटेरिया के आधार पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। अब आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची के कुल 22 भाषाओं में से किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में कुल कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये हैं 8वीं अनुसूची में वर्णित कुल 22 भाषाएं। इसमें से भारत सरकार ने केवल 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो यहाँ पे अगली जानकारी आपको मिली कि अगर आपसे पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में कुल वर्णित भाषाओं की संख्या कितनी है तो 22। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी है तो वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है, 6 है। लेकिन 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं की संख्या कुल 22 है और शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कुल 6 है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अब इन 6 भाषाओं को हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है आपका तमिल। पहला शास्त्रीय भाषा है आपका तमिल। तो यहाँ पे कि यह द्रविड़ भाषा परिवार का प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। विश्व के विद्वानों ने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के समान तमिल को भी अति प्राचीन तथा संपन्न भाषा माना है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। भारत सरकार ने 2004 में इस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया। तो तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, वर्ष 2004 में। तो पहला आपका भाषा है तमिल। दूसरा है आपका संस्कृत। तो यहाँ पे कहा जाए तो यह हिंदी आर्य भाषा है जो हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। संस्कृत भारत की कई लिपियों में लिखी जा रही है, लेकिन आधुनिक युग में देवनागरी लिपि के साथ इसका विशेष संबंध है।
देवनागरी लिपि वास्तव में संस्कृत के लिए ही बनी थी, इसलिए इसमें से हर एक चिन्ह के लिए एक और केवल एक ही ध्वनि है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। भारत सरकार ने संस्कृत को वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। तो संस्कृत को कब मिला था? वर्ष 2005 में। संस्कृत को वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और अगली भाषा है तेलुगु। तो तेलुगु की बात की जाए तो यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भाषा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में बोली जाती है। तेलुगु के 3 नाम प्रचलित हैं। पहला तेलुगु, दूसरा है तेनुगु और तीसरा है आंध्र। तो यहाँ पे इसके 3 नाम आते हैं, या तो आंध्र कह लें, या तो तेनुगु कह लें, या तो तेलुगु कह लें। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में भी सूचीबद्ध है और इसे वर्ष 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो तेलुगु कब दिया गया था? वर्ष 2008 में। ठीक है, तेलुगु को वर्ष 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। चौथा है कन्नड़। तो कन्नड़ की बात करें तो यह भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली भाषा तथा कर्नाटक की राजभाषा है। यह द्रविड़ भाषा परिवार की आती है, पर इसमें संस्कृत के भी बहुत से शब्द हैं। कन्नड़ भाषी लोग इसे सिरिगन्नड़ कहते हैं। यह भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। भारत सरकार ने इसे भी वर्ष 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। तो कन्नड़ को कब मिला था? वर्ष 2008 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला है आपका मलयालम। तो मलयालम की बात करें तो यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। यह भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध, यह भी 22 भाषाओं में से एक है और भारत सरकार ने इसे वर्ष 2013 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। तो यहाँ पे मलयालम है 5वां और 6वां है आपका ओडिया। तो ओडिया की अगर बात करें तो यह आधुनिक भारत आर्य परिवार के अंतर्गत आती है। इसकी लिपि का विकास भी नागरिक लिपि के समान ही ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के सूचीबद्ध 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है और भारत सरकार ने इसे वर्ष 2014 में ठीक है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। तो यहाँ पर ये कुल आपके हो गए भारत के 6 शास्त्रीय भाषा। और अब इसके बाद देखते हैं कि शास्त्रीय भाषा प्राप्त होने के पश्चात केंद्र सरकार इन भाषाओं को क्या क्या लाभ प्रदान करती है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे संबंधित भाषा के प्रतिष्ठित विद्वान को प्रतिवर्ष 2 बड़े सम्मान देने की व्यवस्था है। अगर इन 6 भाषाओं में से ठीक है, मैं अगर फिर से एक बार लास्ट में रिपीट कर लूँगा कि वो 6 भाषा कौन है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। ठीक है, ओडिया। तो ये जो 6 भाषा हैं, इन 6 भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों को प्रतिवर्ष 2 बड़े सम्मान देती है। दूसरा है कि उस भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करती है। तीसरा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के आग्रह पर आरंभिक तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय से में संबंधित भाषा के विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं के लिए शास्त्रीय भाषा की कुछ सीटों की आरक्षित करवाना। कि अगर यूजीसी यानी विश्वविद्यालय में अगर कोई वैकेंसी टीचरों की निकलती है तो वहाँ पे शास्त्रीय भाषाओं के लिए स्पेशल सीटें क्या होती हैं, टीचरों की आरक्षित की जाती हैं। तो ये सारे लाभ मिलते हैं अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि 6 भाषाएं कौन है। तो सबसे पहला था तमिल। तमिल को वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद संस्कृत, संस्कृत को वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद है आपका तेलुगु। तेलुगु को वर्ष 2008 में। उसके बाद चौथा है आपका कन्नड़। कन्नड़ को भी वर्ष 2008 में। उसके बाद है आपका 5वां मलयालम। मलयालम को वर्ष 2013 में। और उसके बाद है आपका ओडिया। तो ओडिया को वर्ष 2014 में, ठीक है, वर्ष 2014 में
शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये आपके 6 शास्त्रीय भाषा हैं जिसे अलग अलग वर्षों में शुरुआत होती है तमिल से, और अभी तक 6वीं जो शास्त्रीय भाषा है वो है ओडिया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की नई जानकारियां आपको दी जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल पर नए हैं तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए कि इस प्रकार के जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।